Hello, my dear students. Welcome to my channel Scholarly Minds and I hope that you all are doing great. So इस वीडियो के अंदर हम MGP 004 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विद देयर आंसर्स कवर करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप हमारे वीडियो से MGP 004 के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। हमारी जो भी वीडियोज़ होती हैं चैनल पे वो सारी बायलिंगुअल रहती हैं, यानी कि इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हमारी वीडियोज़ हेल्पफुल होती हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ वो ये है कि अगर आपने अभी तक MGP 004 का जो आपका पेपर है उसके लिए गेस्ट पेपर्स एंड नोट्स को परचेज नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए इस नंबर पे मेरी टीम को व्हाट्सएप करके अपने लिए नोट्स एंड गेस्ट पेपर्स को परचेज कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। सो नाउ गाइस चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे, जिसके अंदर आपको कॉलोनियलिज्म का इम्पैक्ट, जब भारत जो है उपनिवेश था ब्रिटिश का, उस टाइम पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है इंडियन सिटीजन्स की सोशो इकोनॉमिक लाइफ के ऊपर। तो भारतीय नागरिकों के सामाजिक आर्थिक जीवन पर उपनिवेशवाद के प्रभावों की आपको चर्चा करनी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कॉलोनियलिज्म जो है इंडिया में स्पेशली कब सबसे ज़्यादा हमें देखने के लिए मिलता है, जब ब्रिटिशर्स का रूल था। तो भारत में उपनिवेशवाद विशेष रूप से ब्रिटिश शासन के दौरान, ठीक है, उस समय आपको देखने के लिए मिलेगा जिसने भारतीय समाज की आर्थिक संरचना और सामाजिक ताने बाने को गहराई से प्रभावित किया था। तो हमारे इकोनॉमिक एंड सोशल दोनों लाइफ को इन्होंने काफ़ी इफेक्ट किया था। द colonial policies were designed to serve British interests, leading to exploitation and long-term underdevelopment of India। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो औपनिवेशिक नीतियाँ यानी कि अंग्रेज़ों की जो भी नीतियाँ हुआ करती थी वो बेसिकली सिर्फ क्यों होती थी, ताकि वो अपने हितों की पूर्ति कर सके, जिसकी वजह से हमारा एक्सप्लॉयटेशन हुआ बहुत ज़्यादा और लंबे समय तक जो हमारा देश है गाइज वो अंडर डेवलप्ड रहा। अब हम इसके मेजर इम्पैक्ट्स को समझेंगे तो सबसे बड़ा जो इसका इम्पैक्ट पड़ा वो था आर्थिक शोषण और संपत्ति की निकासी, यानी कि इन्होंने हमें इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया था और हमारे देश की जो भी वेल्थ थी, जो भी रिसोर्सेज थे, उन्हें यहाँ से ले जाने लगे थे, जिसको कहा जाता है ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी कि संपत्ति की निकासी। So colonial rulers transferred India's wealth to Britain through taxes, trade, surplus and profits, leading to poverty and economic stagnation। तो यहाँ पे ये क्या कर रहे थे, अंग्रेज इंडिया में रह के इंडिया की जो भी वेल्थ थी उसको ब्रिटेन भेजा करते थे, टैक्स लगाते थे हमारे ऊपर, या व्यापार में जो भी इनका सरप्लस जो भी मुनाफा होता था वो ब्रिटेन भेजते थे, जिसकी वजह से हमें पॉवर्टी देखने के लिए मिलती है। उसके अलावा इन्होंने जो भी हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था थी उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया था, मतलब कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हमें देखने के लिए मिलता है। तो जो भी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी इंडिया की, जो भी हैंडीक्राफ्ट वाली इंडस्ट्रीज थी, वहाँ पे ब्रिटिशर्स ने मशीन मेड गुड्स लेकर आ गए वो, जिसकी वजह से जो हमारे हथकरघा उद्योग थे वो सारे नष्ट हो जाते हैं और जो भी हमारी इंडिजीनियस स्किल्स थी उनका भी लॉस होता है। सो ब्रिटिश मशीन निर्मित वस्तुओं के कारण हस्तशिल्प जैसे पारंपरिक उद्योग नष्ट हो गए, जिससे बेरोजगारी और स्वदेशी कौशल का ह्रास होता है। उसके बाद इन्होंने हमारे ऊपर जो इनका रेवेन्यू सिस्टम था वो काफ़ी हाई था, हमारे जो भी किसान थे वो कर्जे में डूब गए थे, ज़मीन से एलियनेट हो चुके थे वो, और हमें जो है अकाल जैसी स्थिति में इन्होंने डाल दिया था। समाज के अंदर जो परिवर्तन की बात करें तो वेस्टर्न एजुकेशन पाकर इंडिया के अंदर एक नया मिडिल क्लास क्रिएट हो गया था। ओके, सो पाश्चात्य शिक्षा से एक नया मध्यम वर्ग बना, लेकिन सामाजिक आर्थिक असमानताएं भी उसके साथ साथ ही बढ़ रही थी। इन्होंने भले ही हमारे यहाँ पे रेलवेज एंड रोड्स का निर्माण कराया था, लेकिन उसके पीछे का जो रीज़न था वो इनका खुद का रीज़न था, क्योंकि इन्हें ट्रांसपोर्ट करने होते थे रॉ मटेरियल्स जल्दी से जल्दी और हमारे ऊपर कंट्रोल भी करना था, नॉट फॉर इंडियन वेलफेयर। तो रेलवे और सड़कें मुख्यतः कच्चा माल ढोने और नियंत्रण बनाए रखने के लिए बनाई गई, न कि भारतीय कल्याण के लिए। सो ये 4-5 पॉइंट्स हैं जिनको आप अपने एग्जाम में इन डिटेल डिस्क्राइब करोगे, जब आप बताओगे कि भारत के कंडीशंस पे, सोशो इकोनॉमिक लाइफ पे भारत की कॉलोनियलिज्म का क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो मेजर इम्पैक्ट यही है, आप इन्हें और ज़्यादा डिटेल में विद सम एग्जाम्पल्स एग्जाम में लिख कर आएंगे। नाउ गाइज, फिर आता है कि कॉलोनियलिज्म ने क्या किया था, इंडिया की इकोनॉमी को पूरा वीक कर दिया था और यहाँ की जो पूरा जो सामाजिक जीवन था, पूरी सोशल लाइफ को खराब कर दिया था। बट इट ऑल्सो इनडायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू पॉलिटिकल अवेयरनेस एंड नेशनलिज्म,
बट इसने कहीं ना कहीं लोगों के अंदर राजनीतिक चेतना को बढ़ाया और इससे राष्ट्रवाद का उदय भी होता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट गांधी वॉज एसेंशियली अ सीकर ऑफ इंडिजीनियस रूट्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, कि जो महात्मा गांधी है वो भारत की जो सभ्यता है उसके अंदर स्वदेशी की जड़ों को खोज रहे थे। इसके बारे में आपको चर्चा करनी है, तो महात्मा गांधी के स्वदेशी जो विचार हैं उनको आप यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। तो महात्मा गांधी बिलीव्ड दैट ट्रू फ्रीडम फॉर इंडिया कुड बी अचीव्ड ओनली बाय रिवाइविंग द इंडिजीनियस वैल्यू, कि भारत में ट्रू फ्रीडम यानी कि वास्तविक स्वतंत्रता कब आ सकती है, जब हम अपनी इंडिजीनियस वैल्यूज को वापस से रिवाइव करें, अपने पुराने ट्रेडिशंस को वापस से रिवाइव करें। तो यहाँ पे वो ये नहीं कहते कि आप ब्लाइंडली पूरा वेस्ट को इमिटेट करोगे, बल्कि वो सेल्फ रिलायंस की बात करते हैं, ठीक है। तो वे पश्चिम की अंधी नकल के विरोधी थे और आत्मनिर्भरता पर वो बल दिया करते थे कि हमें वेस्टर्न कंट्रीज को एज इट इज कॉपी नहीं करना है, बल्कि हमें क्या बनना है गाइस, आत्मनिर्भर बनना है। आत्मनिर्भरता पर वो जोर दिया करते थे। अब यहाँ पे हम उनके कुछ की आर्ग्यूमेंट्स को देखेंगे, जैसे कि स्वराज और सेल्फ रूल की वो बात करते हैं। स्वराज का मतलब होता है कि मॉरल और कल्चरल तौर पे भी आपका सेल्फ रूल होना चाहिए। उसके बाद जो है इंडियन विलेजेस को वो बैकबोन मानते थे। सो वे सभ्यता की रीढ़ गांवों को मानते थे और सरलता व सहयोग पर आधारित ग्राम स्वराज का समर्थन भी किया करते थे। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स हो जाएंगे। पहला, दैट ही एम्फेसाइज ऑन दी स्वराज और दी सेल्फ रूल। देन विलेज सेंट्रिक सिविलाइजेशन की डिमांड करते हैं वो, एंड स्वदेशी और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था भी वो चाहते थे। तो गांधी ने खादी, स्थानीय वस्तुओं और कुटीर उद्योगों के माध्यम से स्वदेशी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने पर भी बल दिया था। फिर दोस्तों वो कहते हैं कि अहिंसा, सत्य जो होते हैं और अपरिग्रह के सिद्धांत कुछ उन्होंने जोड़े भारत में, और पश्चिमी आधुनिकता की वो कड़ी आलोचना भी करते थे कि पश्चिम की जो पूरी लाइफस्टाइल है उसको अपनाकर हम लोग बहुत ही ज़्यादा मटीरियलिस्टिक होते जा रहे हैं। तो यस, Gandhi was indeed a seeker of the indigenous root of Indian civilization because he wanted to rebuild India on its own cultural, moral and civilizational foundations। तो इस प्रकार गांधी वास्तव में भारतीय सभ्यता की स्वदेशी जड़ों के खोजी थे और भारत का पुनर्निर्माण उसकी सांस्कृतिक व नैतिक नींव पर वो करना चाहते थे। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा दैट अकॉर्डिंग टू गांधी जी व्हाई इज इकोनॉमिक इक्वालिटी इंपॉर्टेंट एंड व्हाट पर्पस डज इट सर्व। इकोनॉमिक इक्वालिटी आपके लिए क्यों इतनी इंपॉर्टेंट होती है? तो ऑब्वियसली गाइज, इकोनॉमिक इक्वालिटी इज द फाउंडेशन। इफ यू वांट टू अचीव ट्रू फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी, तो वहाँ पे इकोनॉमिक इक्वालिटी होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो महात्मा गांधी के अनुसार आर्थिक समानता वास्तविक स्वतंत्रता और लोकतंत्र की आधारशिला होती है। ही बिलीव दैट पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस विदाउट इकोनॉमिक जस्टिस वुड ओनली रिप्लेस फॉरेन रूलर्स विद इंडियन इलीट्स। क्या कि उनका मानना था कि अगर आपको आर्थिक न्याय नहीं मिलता तो आपको कितनी भी राजनीतिक स्वतंत्रता मिले उससे आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला। तो इकोनॉमिक इक्वालिटी को वो समाज का नैतिक आधार मानते थे। तो गांधी का मानना था कि अत्यधिक धन और अत्यधिक गरीबी दोनों ही अनैतिक हैं, कि किसी को भी अपने पास एक्सट्रीम वेल्थ नहीं रखनी चाहिए और कोई भी एक्सट्रीमली पुअर नहीं होना चाहिए। ह्यूमन की डिग्निटी को ये दोनों चीज़ें ही वॉयलेट करती हैं। उसके बाद वो शोषण की रोकथाम की बात करते हैं। तो वो कहते हैं कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की वजह से एक्सप्लॉयटेशन होता है पुअर का बाय द रिच, जिसको वो अपोज करते हैं। ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट लाते हैं वो, कि जो भी लोग वेल्दी हैं उनको अपनी पर्सनल ग्रीड को साइड में रख के सोसाइटी का ट्रस्ट जीतना चाहिए, अपनी वेल्थ को दूसरों में भी बांटना चाहिए। तो यहाँ पे उनका जो पूरा उद्देश्य है वो क्या है, क्योंकि वो लोकतंत्र को सुदृढ़ करना चाहते हैं। इकोनॉमिक इक्वालिटी एनेबल करती है मीनिंगफुल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल सिटीजन्स। इकोनॉमिक इक्वालिटी की वजह से जो भी हमारे नागरिक होते हैं वो भागीदारी लेते हैं लोकतंत्र में, और सच्चे स्वराज को स्थापित किया जा सकता है अगर हम इकोनॉमिक इक्वालिटी लेकर आ जाते हैं, सेल्फ रूल हमें लेकर आना है तो। सो दस फॉर गांधी economic equality was essential to achieve non-violent, participatory and ethical politics, forming the core of true स्वराज। तो महात्मा गांधी ने वास्तविक स्वराज यहाँ से ही स्थापित किया था। फिर आपका अगला क्वेश्चन आ जाएगा दैट व्हाट इज द लिंक बिटवीन फासिज्म एंड सोशलिज्म के बारे में आपको बताना है। तो फासिज्म एंड सोशलिज्म ये दोनों ही आपके इमर्ज करते हैं 20वीं सेंचुरी में एज द रिस्पॉन्स टू द क्राइसिस ऑफ कैपिटलिज्म एंड सोशल इनइक्वालिटी, क्योंकि समाज के अंदर बहुत ज़्यादा सामाजिक असमानता आ गई थी और आपका पूंजीवाद आ गया था, तो उसके खिलाफ ये शुरू होता है
although they are ideologically different, fascism borrowed certain organizational एंड इकोनॉमिक एलिमेंट्स फ्रॉम सोशलिज्म। तो फासिज्म ने कुछ जो एलिमेंट हैं वो समाजवाद से ग्रहण कर लिए थे। ठीक है, फासिज्म ने समाजवाद से ग्रहण करें, इन चीज़ों को ध्यान में रखना है आपको कि कौन कौन से प्रमुख बिंदु हैं। तो देखो, दोनों ही लिबरल कैपिटलिज्म का विरोध करते हैं। बोथ अपोज लेजर कैपिटलिज्म एंड अनकंट्रोल्ड मार्केट फोर्सेस। स्टेट का इंटरवेंशन जो है इकोनॉमी में, सोशलिज्म चाहता है कि स्टेट इक्वालिटी के लिए काम करे और फासिज्म चाहता है कि स्टेट नेशनल स्ट्रेंथ के लिए काम करे। तो दोनों के अंदर ही आपको स्टेट यानी कि अर्थव्यवस्था में राज्य का हस्तक्षेप देखने के लिए मिलता है। उसके बाद आपको जन संगठन और लामबंदी देखने के लिए मिलती है। तो बोथ रिलाइड ऑन मास मोबिलाइजेशन, डिसिप्लिन एंड कलेक्टिव एक्शन। तो दोनों जन संगठन, अनुशासन और सामूहिक कार्यवाही पर बल देते हैं। इसमें हमें मुख्य अंतर देखने के लिए मिलेगा। समानता बनाम पदानुक्रम। तो सोशलिज्म प्रमोट करता है इक्वेलिटी को, फासिज्म ग्लोरीफाई करता है हायरार्की को, ठीक है, और इलीट के रूल को। और आपका जो है सोशलिज्म आपका कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय है और फासीवाद में अति राष्ट्रवादी बनना पड़ता है। मतलब कि जो भी फासिज्म की आइडियोलॉजी होती है ना, उसके अंदर राष्ट्रवाद को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई होती है। राष्ट्रवाद यानी कि अपने देश के प्रति प्रेम, लगाव, देश को आगे बढ़ाना। तो मेन चीज़ें आपको इसमें पता है क्या करनी है कि दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या संबंध है दोनों का। तो दोनों में हम देखते हैं कि ये दोनों ही कैपिटलिज्म के खिलाफ थे और उस टाइम पे ये आइडियोलॉजीज आती हैं 20वीं सेंचुरी में, और इनका उद्देश्य होता है कि आपको मतलब जो फासिज्म है उसने सोशलिज्म से कुछ मेन तत्व उसके ले लिए थे। दोनों ने ही कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज किया और दोनों ने ही इसकी राज्य का हस्तक्षेप इकोनॉमी में होना चाहिए उसको बढ़ावा दिया है, और मास मोबिलाइजेशन को भी दोनों बढ़ावा देते हैं। सो गाइज, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। लेकिन अभी यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहती हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको MGP 004 की कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो इसमें जो भी आपको रिवीजन क्लास दिखेगी या फिर कोई मैराथन क्लास का वीडियो आपको दिखेगा, तो वो क्लासेस आपको ज़रूर देखनी है, बिकॉज वो सारे वीडियोस आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आप वीडियोस से भी अपने खुद के नोट्स को बना सकते हो, और अगर आपके पास नोट्स बनाने के लिए टाइम नहीं है तो आप हमारे गेस्ट पेपर्स को परचेज कर सकते हो। बस आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे मेरी टीम को व्हाट्सएप करना है।